नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। दोस्तों आज बात करेंगे ITI सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के पेपर का एनालिसिस करेंगे, जो पिछली बार CBT एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जिन बच्चों को आपकी बार CBT एग्जाम का पेपर है वह इस पेपर का एक बार एनालिसिस ज़रूर करें, जिससे आपको काफ़ी प्रॉफिट मिलेगा। साथ ही में एक बार आपका कन्फ्यूज दूर कर देता हूँ कि आपकी बार किस प्रकार क्या पेपर रहेगा। देखो आप सेकेंड ईयर में तो सेकेंड ईयर का सिलेबस पहले वाला ही रहेगा, यानी आपकी ट्रेड थ्योरी, वर्कशॉप साइंस और इम्प्लीमेंटेशन की ऑनलाइन एग्जाम लगेगी, वह इंजीनियरिंग ड्राइंग की ऑफलाइन एग्जाम लगेगी। बात करूँ फर्स्ट ईयर की, तो फर्स्ट ईयर का सिलेबस चेंज हुआ था, उनका जब पेपर एनालिसिस करेंगे तो उस प्रकार उनका हल करवा देंगे। तो एक बार सेकेंड ईयर वाले बच्चे इस पेपर का एनालिसिस जरूर करें। शायद दोस्तों अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको आगामी क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। शायद दोस्तों पेपरों की PDF फाइल प्राप्त करने के लिए अभी डिस्कशन जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, जहाँ पर ITI CBT एग्जाम के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है। तो आप खुद सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हो, या हम लिंक के डिस्क्रिप्शन दे देंगे तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज़्यादा वक्त खराब न करें, स्टार्ट करते हैं। और आपका पहला क्वेश्चन क्या है? तो आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो बताओ दोस्तों किस ऊर्जा में किया जाएगा? दोस्तों ये जनरेटर पूछ रहा है, तो जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में? तो जनरेटर हमेशा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा बात करें दोस्तों, ठीक है, तो सभी को पता है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। तो अगला ये तो रखा है कि विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, लेकिन किसको करता है? यांत्रिक ऊर्जा को। अब इसके ऑप्शन और क्लियर करता हूँ। ऊष्मा, ऊष्मा क्या है? यह एक जूल का नियम होता है, जो सभी को पता है कि H बराबर I²RT, यानी विद्युत धारा का वर्ग प्रतिरोध और समय की क्या होता है? समानुपातिक है। गतिशील, अब गतिशील कोई ऊर्जा होती है वो अलग बात है। रासायनिक, तो रासायनिक प्रक्रिया किस में होती है? सेलों में होती है। और ये यांत्रिक ऊर्जा किस में आ गई? जनित रूप। तो इसका पहले का राइट आंसर आएगा आपका D, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन आपके काफ़ी अच्छे से क्लियर करेंगे, सारे डाउट क्लियर करेंगे और सारे ऑप्शन क्लियर करने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, DC जनरेटर में प्रेरित EMF की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग करेंगे? तो बताओ दोस्तों, यानी DC जनरेटर है, इसमें आप EMF यानी इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग करेंगे? तो दोस्तों इसके लिए हम फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम उपयोग करेंगे। यानी इसमें क्या होता है? दाएं हाथ को इस प्रकार समकोण पर रखें कि पहली अंगुली तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा तर्जनी यानी बीच की अंगुली चुंबकीय वहां बल की दिशा तथा अंगूठा उसमें उसके चालक में घुमाव बल की दिशा को इंगित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? आपका D। शायद दोस्तों ऑप्शन नंबर C है। तो C क्या है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। दोस्तों फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम आपके मोटर होती है, तो मोटर में EMF की दिशा ज्ञात करने के लिए इस नियम का उपयोग करेंगे। आगे आपका दाहिने हाथ की हथेली का नियम, ये कोई नियम नहीं है। आगे कार्क स्क्रू का नियम, तो कार्क स्क्रू का नियम है, ये भी आपका जो है वो स्क्रू को खोलने व उसको बंद करने की दिशा में बता दें कि विद्युत धारा की दिशा में होता है। तो ये अलग नियम है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? D, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? यानी आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध मापने के लिए हम किस यंत्र का उपयोग करेंगे दोस्तों? तो दोस्तों सभी को पता है कि आर्मेचर प्रतिरोध मापने के लिए हम, एक मिनट में ये अच्छे से नहीं दिख रहा, ठीक है। तो इसमें आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध मापने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? तो दोस्तों इसके लिए हम केल्विन ब्रिज का उपयोग करेंगे। क्यों? अब दोस्तों आर्मेचर वाइंडिंग क्या होती है ये समझो पहले। आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध सबसे कम होता है, ठीक है। तो सबसे कम प्रतिरोध मापने के लिए हम केल्विन ब्रिज का उपयोग करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर वाले इनसे प्रतिरोध नहीं मापा जाता है, इनसे प्रतिरोध, इंसुलेशन प्रतिरोध सभी मापा जाता है, लेकिन क्वेश्चन को समझो आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध। और आप सभी को पता है कि सबसे कम प्रतिरोध किसको होता है? आर्मेचर का होता है। इसी कारण निम्न प्रतिरोध मापने के लिए हम केल्विन ब्रिज का उपयोग करते हैं। इसका राइट आंसर क्या आएगा? D। शायद दोस्तों आपका श्रेणी प्रकार का ओमीटर। दोस्तों ओमीटर भी 2 प्रकार के होते हैं, श्रेणी प्रकार का और संट प्रकार का। श्रेणी प्रकार का आपका होता है जो निम्न प्रतिरोध का मापने के लिए उपयोग किया जाता है, और संट हो उच्च मान
वाहन का प्रतिरोध मापने के लिए उपयोग किया जाता है। आगे मल्टीमीटर। दोस्तों मल्टीमीटर होता है जो आपकी एम्पियर, वोल्टेज और प्रतिरोध मापने वाला जो यंत्र होता है वो मल्टीमीटर कहता है। मेगर, दोस्तों मेगर है वो आपका इंसुलेशन प्रतिरोध मापने वाला यंत्र होता है। तो मेरे हिसाब से चारों ऑप्शन ये भी आपके क्लियर हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों आपका। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? डीसी फील्ड कॉइल के लिए किस वार्निंग तार का उपयोग किया जाता है? यानी कोई डीसी फील्ड कॉइल है उसके लिए हम किस वार्निंग तार का उपयोग करेंगे? तो दोस्तों उसके लिए हम सुपर इनेमल्ड तांबे की तार का उपयोग करेंगे। यानी लगभग आप कोई भी वार्निंग वाला मोटर पार्ट्स हो तो उसके लिए हम आपका सुपर इनेबल्ड कॉपर वायर ही काम में लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपका सिंगल सिलिक और डबल सिलिक ये अलग अलग होते हैं और पीवीसी कवर्ड कॉपर वायर ये भी आपका अलग ही होता है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों आपका। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित की जाती है? यानी डीसी मोटर है उसमें करंट की दिशा निर्धारित करने के लिए हम कौन से नियम का उपयोग करेंगे? तो सभी को पता है ये डीसी मोटर हो जाए तो डीसी मोटर फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम है, यानी उसके अनुसार हम उसमें करंट की दिशा ज्ञात करेंगे। वैसे आपको पता है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार मोटर कार्य करती है, लेकिन अगर आपको करंट की दिशा पूछे तो ये दाहिने हाथ का नियम ही आएगा। तो राइट आंसर क्या आएगा? डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वार्निंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन दोबारा समझो। शॉर्ट और ओपन सर्किट यानी कोई वार्निंग उसे शॉर्ट और ओपन सर्किट करने के लिए आर्मेचर वार्निंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग करेंगे, यानी उसकी जांच करने के लिए किसका उपयोग करेंगे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा बाहरी ग्राउलर। यानी कुल मिला के इस प्रकार का कोई ग्राउलर नामक यंत्र होता है तो इसके बीच में क्या रखेंगे? हम आर्मेचर रखेंगे। उससे क्या पता चलेगा कि ये वार्निंग शॉर्ट या ओपन होगी? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा आपका? सी। साथ ही दोस्तों इसके और ऑप्शन क्लियर करते हैं। टोंग टेस्टर। टोंग टेस्ट क्या होता है? जो आपकी स्पीड मापने वाला यंत्र होता है उसे टोंग टेस्ट कहते हैं। आंतरिक और बाह्य दो ग्राउलर होता है। तो बाहरी ग्राउलर आपका शॉर्ट सर्किट व आंतरिक दोष ज्ञात करने के लिए काम लिया जाता है। डिजिटल मल्टीमीटर यानी एक तो दोस्तों आपका एनालॉग मल्टीमीटर होता है, एक होता है डिजिटल। दोस्तों एनालॉग मल्टीमीटर का प्रतिनिधित्व इस प्रकार होता है, यानी जो मान संकेतक के द्वारा दर्शाता है उसे एनालॉग मल्टीमीटर कहते हैं, और जो आपका डिजिटल होता है उसका प्रतिनिधित्व इस प्रकार होता है। तो ये क्या होता है? जो मल्टीमीटर यानी जो यंत्र अंकों में मान दर्शाता है उसे डिजिटल मल्टीमीटर कहते हैं। तो ये चारों ऑप्शन क्लियर हो चुके हैं। इसका राइट आंसर आपका सी आएगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। हम इससे भी अच्छे वीडियो आपको आगे प्रोवाइड करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अभी चैनल छोटा है तो हमें अभी आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। तो आप अपने सभी ITI ग्रुपों में शेयर कीजिए, क्योंकि आपको इस चीज़ का प्रॉफिट मिल रहा है। अपने साथियों को भी दीजिए जिससे उनके पेपर क्लियर हो जाए। हम आपको बहुत सारे पेपरों का एनालिसिस कराएंगे भी। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, DC मिश्रित मोटर में आर्मेचर धारा दिशा को बदलकर केवल घूर्णन की दिशा क्यों बदल दी जाती है? तो बता दोस्तों क्यों बदल दी जाती है? तो दोस्तों यह है इसका राइट आंसर आएगा मोटर विशेषताओं को बनाए रखे। क्वेश्चन समझो, मेरे साथ समझ में नहीं आया होगा। DC मिश्रित मोटर। DC मिश्रित मोटर का मतलब है दोस्तों आपकी DC मोटर 3 प्रकार की होती है, सीरीज, शंट और कंपाउंड। मिश्रित का मतलब होगा ये कंपाउंड मोटर है। ठीक है, DC कंपाउंड मोटर। तो इसमें क्या है? आर्मेचर धारा दिशा को बदलकर केवल घूर्णन की दिशा क्यों बदल जाएगी? यानी आर्मेचर की दिशा बदलेंगे तो उसकी घूर्णन की दिशा क्यों हो जाएगी? बदलेगी। यानी इसमें फील्ड वाइंडिंग होती है, एक होता है आपका आर्मेचर। तो उनमें से एक का संयोजन चेंज करेंगे तो उसकी घूर्णन दिशा परिवर्तित हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? यानी मोटर विशेषताओं को बनाए रहेगा, यानी जिस मोटर की विशेषता होगी उसी के अनुसार हम उसकी स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या आएगा आपका? बी। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, AC मोटर के स्टेटर में कुल विद्युतीय डिग्री की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग करेंगे? यानी कोई आपकी AC मोटर है, अब सभी को पता है AC मोटर होती है, तो आपको सभी पता है 3 फेज और सिंगल फेज AC मोटर होती है। तो अगला ये बोला कुल विद्युतीय डिग्री की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग करेंगे? दोस्तों इसकी विद्युतीय डिग्री की गणना करने के लिए हम क्या करेंगे?
कुल विद्युतीय डिग्री बराबर आएगा 180 इंटू ध्रुवों की संख्या, यानी जितने पोल होंगे उतना उसका कुल विद्युतीय डिग्री होगा। यानी अगर 180 विद्युतीय डिग्री है और यहाँ पर 2 पोल है तो उसका टोटल कोण कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ये एक तरह का आपका न्यूमेरिकल संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपका एक तरह का सूत्र, तो इसको क्लियर करना। विद्युतीय डिग्री कुल विद्युतीय डिग्री बराबर है 180 इंटू ध्रुवों की संख्या। ठीक है, तो राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, आपका क्वेश्चन क्या है, पूर्ण लोड पर 10 HP 3 कला प्रेरण मोटर चलाने के लिए फ्यूज दर क्या होगी। यानी यहाँ पर आपकी 10 HP की मोटर है और यहाँ पर आपको इसकी फ्यूज की रेटिंग पूछ रहा है कि यहाँ हम किस रेटिंग का फ्यूज काम में ले सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, आप ये चीज़ नोट ही कर लेना कि यहाँ पर अगर आपको फ्यूज की रेटिंग पूछे, यानी यहाँ पर 10 दे रखा है, अदर क्वेश्चन में 15-20 कितना बजा, तो इसको क्लियर कर लेना। यानी आप वहाँ पर 1.5 इंटू 1.5, यानी यहाँ पर आपको विद्युत धारा का वर्ग होता है, यानी आप 1.5 इंटू 1.5 इंटू 10 से इनको मल्टीप्लाई करना है। तो आप 15 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे हिसाब से ये आपका 225 आएगा, और 2 संख्याओं के बाद में 0, तो यहाँ 0 लगा देना। आगे आपका 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो मेरे हिसाब से ये 22.5 आएगा। अब आप इसमें चूज कर सकते हो कि इसमें लगभग 22.5 के आसपास कौन सा है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर राइट आंसर क्या है, सी। तो अब मेरे साथ ये क्वेश्चन समझ में आ गया। आगे भी ध्यान रखना, 1.5 इंटू 1.5, आगे आपको जो संख्या दे रखी है उससे मल्टीप्लाई कर देना, किसी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। और आसपास संख्या यानी 1, 2, 3 एम्पीयर तक की धारा कम ज़्यादा हो सकती है। क्यों? क्योंकि फ्यूज की रेटिंग में जिस प्रकार आप सभी को पता है कि वोल्टेज का मान ±5% कम ज़्यादा हो सकता है, ±3% फ्रिक्वेंसी का मान कम ज़्यादा हो सकता है, तो उसी प्रकार धारा का मान भी कम ज़्यादा हो सकता है। तो राइट आंसर क्या आएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, आपका क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है 6 पोल स्टेटर मोटर की विद्युतीय डिग्री क्या होगी। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कुल विद्युतीय डिग्री बराबर क्या आया था, 180 इंटू ध्रुवों की संख्या, यही आया था। तो आप 180 को 6 से गुणा करो, तो दोस्तों करते हैं इंटू 0, 6 इंटू 48, फिर कितनी बच गई 4, और 6 कम 6 और 4 कितने हो गए 10, 1080 आ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों, आपका सी। मेरे हिसाब से ये भी आपका क्लियर होगा। मैंने भी आपको सूत्र बताया था कुल विद्युतीय डिग्री बराबर, तो कुल विद्युतीय डिग्री बराबर आपका सूत्र है 180 इंटू ध्रुवों की संख्या। यहाँ पर आपको पोल दे रखे हैं, पोल यानी ध्रुव होते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आ गया, सी। मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन अगला है 3 कला सेकेंडरी वार्निंग का अवगुण कौन सा है। यानी 3 कला आपकी सेकेंडरी वार्निंग है, उसका अवगुण क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा एक स्टेप्ड फॉर्मर की आवश्यकता है। दोस्तों इसकी आवश्यकता इसमें नहीं पड़ती है, ध्यान रखना, एक स्टेप्ड फॉर्मर की आवश्यकता, इसकी आवश्यकता अधिक जगह की आवश्यकता। हाँ दोस्तों सेकेंडरी वार्निंग में अधिक जगह की आवश्यकता होगी, पहला ऑप्शन इसका राइट है, लेकिन यहाँ पर आपको गलत पूछ रहा है, यानी अवगुण पूछ रहा है, गुण नहीं है इसका अवगुण है। तो इसका राइट आंसर वैसे भी आएगा, लेकिन अधिक जगह की आवश्यकता तो सेकेंडरी वार्निंग में होती है। दूसरा है कोयल को समान रूप से आकार देने के लिए और अधिक कठिन होता है। देखो दोस्तों सेकेंडरी वार्निंग आपकी इस प्रकार की वार्निंग रहती है, यानी मैं यहाँ पर क्लियर तो नहीं बना सकता, लेकिन आपको आगामी क्लास में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। यानी इसके 3 ऑप्शन सही है और ये बी गलत है, यहाँ पर आपको अवगुण ही पूछा, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एकल चरण यानी फेज मोटर किस प्रकार का निर्दिष्ट है। यानी आपको डायग्राम दे रखा है, इसमें पूछ रहा है कि ये कौन सी प्रकार की मोटर है। दोस्तों क्वेश्चन को समझो, एक कैपेसिटर ये एक यानी 2 कैपेसिटर है, ठीक है, और इसमें स्टार्टिंग और रनिंग वार्निंग है। अब आप सभी को पता भी है कि 2 कैपेसिटर कौन सी मोटर में काम लेते हैं, तो ये कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर आती है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, डी। आपको पता है स्थायी कैपेसिटर मोटर होती है, उसमें एक कैपेसिटर लगा होता है स्थायी रूप से। दूसरा होती है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, तो उसमें क्या होता है आपका अपकेंद्रीय स्विच होता है जो कि ओनली मोटर को स्टार्ट करता है, फिर वो क्या हो जाता है जैसे 75% स्पीड प्राप्त करती है, वापस क्या हो जाता है परिपथ से अलग हो जाता है और मोटर ओनली रनिंग वार्निंग पर कार्य करती रहती है। तो मेरे हिसाब से ये आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा कि जहाँ पर 2 कैपेसिटर होते हैं वो होती है आपकी कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। अगर परमानेंट कैपेसिटर लग रहा है, कोई सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं है, तो वो आपकी स्थायी कैपेसिटर मोटर हो गई। अगर एक कैपेसिटर है और एक उसमें सेंट्रीफ्यूगल फ्यूज लगा हुआ है, तो वो क्या होगी आपकी कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। तो मेरे हिसाब से आपकी तीनों मोटर क्लियर हो चुकी है।
दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो उसे लाइक और शेयर जरूर करना प्लीज़। हमें आपके अभी भी सपोर्ट की काफ़ी आवश्यकता है, क्योंकि चैनल को बढ़ाने में आपका पूरा सपोर्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर शुरू करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? यानी आपकी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, इसे शुरू करने के लिए हम कौन सी विधि का उपयोग करेंगे? तो दोस्तों वह होती है आपकी फेज विभाजन विधि, यानी फेज शिफ्ट मेथड। यानी आपका फेज शिफ्ट मेथड की अलग अलग विधि आती है, तो इसके द्वारा हम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा आपका ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है एकल चरण प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है? एकल चरण प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है? यानी आपकी एक फेज मोटर है, तो इस एक फेज मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है? तो दोस्तों इस कार्य सिद्धांत क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा लेंज का नियम। ठीक है, लेंज का नियम क्या होता है दोस्तों? इसमें क्या होता है, जिसके कारण पैदा होता है उसी का विरोध करता है। यानी आपकी जो कैपेस मोटर है वो क्या होती है, आपकी सिंगल फेज मोटर में पता है इसमें एक स्टार्टिंग वार्निंग होती है, एक रनिंग वार्निंग। और मोटर में स्टार्टिंग वार्निंग कारण उसमें चुंबकीय बल होगा, छेदन होगा, और छेदन से उसमें EMF बनेगा, लेकिन वो रनिंग वार्निंग पर कार्य करेगी। यानी स्टार्टिंग वार्निंग कारण पैदा हो रही है, लेकिन रनिंग वार्निंग पर कार्य करेगी। स्टार्टिंग वार्निंग क्या करिए, वो विरोध करिए, तो वो क्या हो गया आपका लेंज का नियम। जूल का नियम मैंने अभी आपको बताया, H = I2 RT, यानी विद्युत धारा के वर्ग प्रतिरोध समय के समानुपाती होता है। फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम, ये क्या है? ये आपका विद्युत सेल विद्युत राशन सेल का नियम है। ठीक है, अगला फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, यानी फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम क्या है? ये आपकी मोटर वाला नियम भी है। ठीक है दोस्तों, यानी आपकी DC मोटर में लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? सार्वभौमिक मोटर का अनुप्रयोग क्या है? दोस्तों सार्वभौमिक मोटर का मतलब है यूनिवर्सल मोटर। ठीक है, तो इस मोटर का अनुप्रयोग यानी इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो दोस्तों इसका उपयोग करते हैं हम भोजन मिक्सर, यानी आपकी मिक्सी में हम यूनिवर्सल मोटर का उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर क्या आएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, अल्टरनेटर को कैसे रेटेड किया जाता है? तो दोस्तों अल्टरनेटर को हम KVA में रेटेड करते हैं। इसके अलावा अगर आपको ट्रांसफार्मर पूछे तो ट्रांसफार्मर को भी KVA में रेटेड करेंगे। दोस्तों है KW, दोस्तों DC जनरेटर को हम KW में रेटेड करते हैं। ठीक है, MVA और KVA ये कोई रेटिंग नहीं है। अगर HP पूछिए तो HP को हम मोटर को करते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका DC मोटर को हम मोटर को हम HP में रेटेड करते हैं, AC मोटर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17। और क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 है घूर्णन क्षेत्र प्रकार अल्टरनेटर का उपयोग करने का क्या फ़ायदा है? अगर कोई घूर्णन प्रकार का अल्टरनेटर है तो उसे उपयोग करने का क्या फ़ायदा है दोस्तों उसका उपयोग करने का फ़ायदा है ऑप्शन नंबर डी, यानी 2 स्लिप रिंगों की आवश्यकता होती है, चाहे फेजों की संख्या कितनी भी हो। कुल मिला के क्वेश्चन जो घूर्णन क्षेत्र है, यानी कुल मिला के घूर्णन क्षेत्र यानी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्राप्त करने के लिए कितने फेजों की आवश्यकता है? 2 फेजों की आवश्यकता है। 2 फेजों की आवश्यकता होगी तो उसमें कितनी स्लिप लगेंगी? 2 स्लिप रिंग लगेगी। ठीक है, चाहे फेजों की संख्या कितनी भी हो। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर क्या आएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? क्वेश्चन की लेकर देते हैं पहले। क्वेश्चन है रोटरी कन्वर्टर के भाग अक्ष क्या है? यानी यहाँ पर ये भाग अक्ष ये दिखा रखा नीचे वाला ये। ठीक है, तो इस भाग का नाम पूछ रहा है, यानी यह भाग कौन सा है? तो बताओ दोस्तों इसका राइट आंसर क्या आएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा वितरित प्रत्यक्ष धारा एकत्रित करता है। यानी कुल मिला के जो धारा को एकत्रित करता है वो क्या कहलाता है? तो दोस्तों सभी को पता है वह आपका क्या कहलाएगा? कम्यूटेटर कहलाएगा। वो आपको आउटपुट में देगा। ठीक है, या आपके कार्बन बस छोड़िए, ये क्या है? आपकी कार्बन बस है। क्या है? कार्बन बस। कम्यूटेटर तो क्या करता है? AC को DC में चेंज करता है। तो राइट आंसर क्या आएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 19 है शुरू में एक तुल्यकालिक मोटर में डैम्पर वार्निंग का क्या उद्देश्य है? यानी को आपकी सिंक्रोनस मोटर है तो सिंक्रोनस मोटर में डैम्पर वार्निंग का क्या उद्देश्य होता है? दोस्तों ये सभी को पता होगा कि एक नियत गति बनाए रखने के लिए उच्च चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करें, इसके लिए डैम्पर वार्निंग करते हैं। इसके अलावा हंटिंग दोष को दूर करने के लिए भी हम डैम्पर वार्निंग का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? यानी स्थिर गति बनाए रखने के लिए हम डैम्पर वार्निंग का प्रयोग करते हैं, या हंटिंग दोष को दूर करने के लिए करते हैं, या एक उच्च चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करने के लिए हम डैम्पर वार्निंग का उपयोग करते हैं।
दोस्तों लास्ट क्वेश्चन आज 20 क्वेश्चन करेंगे, 20 क्वेश्चन अगले क्लास करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन देखिए, मोटर जनरेटर सेट का लाभ क्या है, यानी मोटर और जनरेटर सेट है तो उसका लाभ क्या है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डीसी आउटपुट वोल्टेज को आसानी से नियंत्रित करना। तो राइट आंसर क्या आएगा, डी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी क्लास आज समाप्त है। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।